हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरे जनरेटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे एंड एक्सरे प्रोडक्शन की भी बात करेंगे और इन टॉपिक्स में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं एक्सरे जनरेटर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। एन एक्सरे जनरेटर इज द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल पावर नीडेड फॉर द एक्सरे प्रोडक्शन इन द एक्सरे ट्यूब। क्या करता है हमारा एक्सरे जनरेटर? इलेक्ट्रिकल पावर देता है हमारे एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज केवीपी टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है? हाई वोल्टेज की केवीपी देता है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो। अप्लाई स्टेबल फिलामेंट करंट एमए फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या करता है? एक स्टेबल फिलामेंट करंट प्रोवाइड करता है, हमें एमए प्रोवाइड करता है ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, ठीक है। कंट्रोल एक्सपोजर यूजिंग टाइम सर्किट, हमारे एक्सपोजर भी कंट्रोल करता है टाइम सर्किट के द्वारा। एंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, हमारी सेफ्टी और एफिशिएंसी में भी वर्क करता है। बेसिक कंपोनेंट की बात करेंगे हमारे एक्सरे जनरेटर के, विच इज अ पावर सप्लाई, जो कन्वर्ट करता है हमारे एसी करंट को इनटू डीसी करंट। क्या करता है? हमारे एसी करंट को इनटू डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। दूसरी तरफ एक्सरे ट्यूब नीड्स अ कांस्टेंट डीसी टू अवॉइड द वोल्टेज फ्लक्चुएशन। क्या रिक्वायर्ड होता है? हमारे जो एक्सरे ट्यूब होता है उसको एक डीसी करंट रिक्वायर्ड होता है, कांस्टेंट डीसी करंट रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारा कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन जैसी कंडीशन देखने को ना मिले, ठीक है। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, क्या करता है? वो इंक्रीज करता है वोल्टेज फ्रॉम 224 वोल्टेज टू 40 to 150 केवीपी, ठीक है। वर्किंग इन म्यूचुअल इंडक्शन, किसमें वर्क करता है? हमारे म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क करता है। मोर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स हायर केवीपी, अगर हमारे जो सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगे तो क्या होगा? हमारा हाई वोल्टेज देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। फिलामेंट की बात करेंगे। फिलामेंट पे हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर वर्क करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करता है फिलामेंट में, ठीक है। रिड्यूस वोल्टेज टू 6 to 12 वोल्टेज, सप्लाइज हाई करंट 3 to 6 A, ठीक है। टू हीट फिलामेंट, क्या करता है? हीट फिलामेंट में हेल्प करता है, जो कि हमारे बेसिक है थर्मियोनिक इमिशन के लिए, ठीक है। रेक्टिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। क्या करता है? हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स की हेल्प से हमारा एसी करंट किसमें कन्वर्ट होता है? डीसी करंट में होता है। टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप के हमारे रेक्टिफायर पाए जाते हैं मोस्टली। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें 1 से 2 डायोड्स का यूज किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है जिसमें 4 डायोड या फिर पल्सेस का यूज किया जाता है, 6 पल्सेस का। 3 फेज रेक्टिफिकेशन, जिसमें 6 से 12 पल्सेस का यूज किया जाता है। एंड हाई फ्रीक्वेंसी जनरेशन, जिसमें हमारे मॉडर्न एंड एफिशिएंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्सपोजर टाइमर की बात करेंगे। कंट्रोल करता है हमारे एक्सपोजर ड्यूरेशन, जिसमें हमारे मैकेनिकल टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स, एमएएस टाइमर सब कुछ इंक्लूड होता है। तो क्या करते हैं हमारे, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, जिसमें हमारा एक्सपोजर टाइम वो होता है, मेंटेन होता है। आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ एक्सरे जनरेटर की बात करते हैं। अभी तक हम सिर्फ जनरेटर की बात कर रहे हैं, एक्सरे प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सिंगल फेज जनरेटर की, तो कैसा होता है? लेस एफिशिएंट होता है, लो क्वालिटी की बीम इसमें से निकलती है और रेयरली यूज्ड होता है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे सिंगल फेज रेक्टिफायर का यूज नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ अगर 3 फेज जनरेटर की बात करें, तो इसमें क्या 6 and 12 पल्सेस का यूज किया जाता है। हायर आउटपुट होता है, बेटर क्वालिटी होता है एंड लेस एक्सपोजर टाइम ही लेता है, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की बात करें, रिपेल करता है ये 1%, ठीक है। मोस्ट कॉमन यूज इन द मॉडर्न एंड एक्सरे सिस्टम, आजकल हाई फ्रीक्वेंसी के जनरेटर यूज किए जाते हैं मॉडर्न एक्सरेज में, ठीक है। स्मॉलर होता है, लाइट वेट होता है, एफिशिएंट होता है और प्रोवाइड करता है कांस्टेंट केवीपी, ठीक है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज जनरेटर की बात करते हैं। स्टोरेज चार्ज इन द कैपेसिटर, क्या करता है? हमारे कैपेसिटर में जितना भी चार्ज है वो स्टोर करके रखता है और डिस्चार्ज करता है ड्यूरिंग द एक्सपोजर। यूज इन मोबाइल एक्सरे यूनिट, हमारे जितने भी मोबाइल एक्सरे यूनिट्स में इसका यूज किया जाता है। केवीपी फॉल ड्यूरिंग द एक्सपोजर, एक्सपोजर के टाइम पे हमारा केवीपी फॉल होने लग जाता है। बैटरी पावर्ड मोबाइल जनरेटर की बात करेंगे। स्टेबल एंड पोर्टेबल होता है, यूज्ड इन बेडसाइड रेडियोग्राफी, हमारे जितने भी बेडसाइड इमेजिंग होते हैं उसमें यूज किया जाता है बैटरी पावर्ड मोबाइल जनरेटर, ठीक है। एक्सरे ट्यूब की बात करेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करने लग जाएंगे हम एक्सरे ट्यूब की, एंड एक्सरे प्रोडक्शन की भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। द एक्सरे ट्यूब कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सरेज, क्या करता है? हमारी एक्सरे ट्यूब क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे इलेक्ट्रॉन के पास, कि वो एक्सेलरेट करने में गेन करते हैं, उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू एक्सरेज। की कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कैथोड की बात करेंगे। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। फोकसिंग कप किसका बना होता है? हमारे निकल का बना होता है, जो कि फोकस कराते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द टारगेट।
एनोड की बात करेंगे, रोटेटिंग एनोड यूज होता है हमारे मॉडर्न ट्यूब्स में, ठीक है। रोटेटिंग एनोड की हेल्प से क्या होता है, हमारी हीट डिसिपेशन में हेल्प मिलता है, ठीक है। टारगेट किसका बना होता है, हमारा टंगस्टन का बना होता है, विद्रेनियम और कॉपर और मोलिब्डेनम का सपोर्ट होता है। हमारी जो स्टेम होती है एनोड की, वो किसकी बनी होती है, कॉपर एंड मोलिब्डेनम की बनी होती है। ग्लास एनवेलप की बात करेंगे तो ग्लास एनवेलप क्या करता है, हमारा वैक्यूम क्रिएट करता है हमारे एक्सी ट्यूब के अंदर। ऑयल जो यूज होता है उसको ट्रांसफॉर्मिंग या इंसुलेटिंग ऑयल भी बोलते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, हीट डिसिपेशन में हेल्प करता है और ट्यूब की लाइफ स्पेन को बढ़ाता है। आगे चलते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन, हाउ द एक्सरे आर फॉर्मड। अब बात करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे एक्सरे फॉर्म्स होती है। एंड एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड स्ट्राइक इन द एनोड टारगेट। क्या करता है, कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है और वो कहाँ जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं हमारे एनोड के टारगेट पे। तो उसमें से कितने होते हैं, 1% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी उनकी किस में कन्वर्ट होती है, हमारे एक्सरेज में कन्वर्ट होती है। दो टाइप की इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, एक होते हैं ब्रमस्टैंग रेडिएशन निकलता है और दूसरी निकलती है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। उसके बारे में जानेंगे। ब्रमस्टैंग की बात करेंगे तो ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोला जाता है इसको, प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर डीएसेलेरेटेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीएसेलेरेट होते हैं, इंटरेक्शन करने के बाद उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्रिएट कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्या बनाता है, हमारे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ अ डायग्नोस्टिक एक्सरे अप टू 90%। मोस्टली क्या देखा जाता है कि हमारे ब्रमस्टैंग रेडिएशन ही मोस्टली देखा जाता है इंटरेक्शन के समय, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग, कौन से फैक्टर हमारे ब्रमस्टैंग को इफेक्ट करता है, रेडिएशन को, कौन से होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, फर्स्ट ऑफ ऑल केवीपी, एंड दूसरा टारगेट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी इफेक्ट करता है, जो कि हमारा टंगस्टन का कितना होता है, 74 होता है, ये याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की बात करते हैं, प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इनरमोस्ट सेल। क्या करता है, हमारे इनरमोस्ट सेल से इंटरेक्ट करता है और इनरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर देता है, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉन फिल वैकेंसीज इमिट कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनरमोस्ट में फिल होने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। के शेल की बात करेंगे, के शेल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 69.5 keV, ठीक है। अबव दैट कितना हमारा अल्फा एंड बीटा की पीक अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। प्रोड्यूस अ लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। फैक्टर इफेक्टिंग द एक्सरे प्रोडक्शन, कौन से फैक्टर है जो कि हमारे एक्सरे प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केईवीपी, विच इज किलो वोल्ट पीक या फिर किलो वोल्टेज पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। कंट्रोल द क्वालिटी कंट्रोल करता है, पेनिट्रेशन कंट्रोल करता है। हाई केवीपी होगा तो मोर ब्रमस्टैंग फोटॉन्स देखने को मिलेंगे, इंक्रीज करते हैं बीम की एनर्जी को, ठीक है। एमए की बात करेंगे तो क्या करता है, ट्यूब करंट कंट्रोल करता है हमें, हमारा एमए। कंट्रोल क्वांटिटी, कितने नंबर्स की हमारी एक्सरे निकलनी चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंट्रोल करता है। हायर एमए, अगर हमारा एमए हायर होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक्सरेज निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोजर टाइम की बात करेंगे, मोर टाइम मोर एक्सरेज, जितना एक्सपोजर करेंगे उतनी ज्यादा एक्सरेज निकलेंगी, एमएएस एंड टाइम को मल्टीप्लाई करके ज्यादा एक्सरेज निकलेंगे, ठीक है। और पेशेंट डोज भी बढ़ाती रहेंगे। टंगस्टन मटेरियल की बात करेंगे, क्यों टंगस्टन मटेरियल ही यूज किया जाता है, हाई एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल और मोर एक्सरेज प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टंगस्टन ड्यू टू कुछ रीजंस होते हैं जिनके चक्कर में हमारा जो टंगस्टन मटेरियल है उसको यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हाई एटॉमिक नंबर है विच इज 74, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है विच इज 3387 भी होता है, बाय द वे अप्रोक्स इतना ही होता है। गुड हीट डिसिपेशन की अच्छी पावर होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो इसलिए टंगस्टन मटेरियल को यूज किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, फिल्ट्रेशन का क्यों यूज किया जाता है, रिमूव लो एनर्जी फोटॉन्स, जितने भी हमारे लो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, लो एक्सरेज होता है उनको रिमूव कर देता है, इंप्रूव बीम क्वालिटी, इंक्रीज इफेक्टिव एनर्जी, हमारी इफेक्टिव एनर्जी बढ़ाता है, हमारे लो एनर्जी को रिमूव कर देता है। अगर लो एनर्जी की जो पावर होगी, एक्सरेज होंगी, वो जाके पेशेंट को लगती है तो वो अब्सॉर्ब कर ली जाती है पेशेंट की बॉडी से और वो उनको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए फिल्टर की मदद से क्या किया जाता है, सिर्फ हाई एनर्जी की जो एक्सरे है उसको पास थ्रू कराया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हीट प्रोडक्शन की, तो ओनली 1% जो हमारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्सरेज में कन्वर्ट होती है और 99% क्या करते हैं, हमारा हीट प्रोड्यूस करते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ हीट यूनिट्स है, जैसे मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि सिंगल फेज में अगर हमें हीट यूनिट निकालना होता है तो एमए इंटू केवीपी इंटू टाइम करना पड़ता है, और अगर 3 फेज या 6 फेज का जनरेटर है तो उसकी कैसे निकालेंगे, एमए इंटू केवीपी इंटू टाइम इंटू 1.35, ठीक है। अगर हम लाइन फोकस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो जो हमारा एनोड का एंगल होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल में वो होता है 6 to 17 डिग्री, ठीक है। प्रोवाइड करता है हमें 2 फोकल स्पॉट, हमें 2 फोकल स्पॉट्स का यूज किया जाता है। एक होता है लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट जो कि हमारा हीट हैंडलिंग में वर्क करता है, दूसरा होता है हमारा स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो कि हमारी इमेज शार्पनेस में वर्क करता है, ठीक है। अब स्पेस चार्ज इफेक्ट की बात करते हैं।
अगर हम स्पेस चार्ज इफेक्ट की बात करेंगे, एट लो केवीपी एंड हाई एमए इलेक्ट्रॉन क्लाउड नियर द कैथोड रिपेल्स द न्यू इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है, अगर हमारा जो केवीपी है वो लो होगा और एमए हाई होगा तो हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स बनने लग जाएंगे जो कि रिपेल करेंगे न्यू इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, लिमिट करेंगे हमारे एमए के आउटपुट को, कंट्रोल्ड बाय स्पेस चार्ज कंसेप्टर्स। ओके, आगे चलते हैं। अब बेसिकली थोड़ी सी समरी जान लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, मोस्टली हमने टंगस्टन के एटॉमिक नंबर जाना विच इज 74, ब्रह्मस्टन के बारे में जाना जो कि हमारा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे कब ऑकर होता है, जब इनरमोस्ट शेल से हमारे इंटरेक्ट करते हैं, इनरमोस्ट शेल की फ्रीक्वेंसीज के इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर देता है, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी जनरेटर हैव 1% रिपेल, जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी उसका कितना रिपेल होता है, 1% रिपेल होता है। फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, इंक्रीज बीम क्वालिटी, हमारी बीम की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। एमएस की बात करेंगे तो रेडिएशन क्वालिटी इंप्रूव करता है, क्वांटिटी, ठीक है। एमएस क्या करता है, क्वांटिटी में वर्क करता है, केवीपी किस में करता है, क्वालिटी में वर्क करता है, बीम की क्वालिटी में प्लस इंटेंसिटी, ठीक है। रोटेटिंग एनोड का काम क्या होता है, हमारे हीट डिसिपेशन को इंप्रूव करना। आगे चलते हैं, अभी कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस इन अ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब, जो हमारे मेजॉरिटी एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं डायग्नोस्टिक एक्सरे वो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन होता है, गामा रेडिएशन होते हैं, ब्रह्मस्ट्रम रेडिएशन होते हैं, कॉम्पटन रेडिएशन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। कौन सा रेडिएशन होता है, हमारे ब्रह्मस्ट्रम रेडिएशन देखने को मिलता है मोस्टली। थर्मियोनिक इमिशन ऑकर एट, हमारा थर्मियोनिक इमिशन कहाँ पे होता है, एनोड में होता है, फिलामेंट में होता है, ग्लास एनवलप में होता है, कॉपर स्टेम में होता है। तो थर्मियोनिक इमिशन हमारे कहाँ देखने को मिलता है, कैथोड के फिलामेंट के साइड में मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द यूजफुल एक्सरे बीम इमर्ज फ्रॉम द ट्यूब थ्रू द, हमारा जो बीम इमर्ज होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारे ट्यूब विंडो के थ्रू होता है। होप सो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट ना हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इन एन रोटेटिंग एनोड द प्राइमरी पर्पस ऑफ रोटेशन, हमारे रोटेशन में क्या प्राइमरी पर्पस होता है, रोटेटिंग एनोड का प्राइमरी काम क्या होता है, इंक्रीज द केवीपी, बी रिड्यूस द एमए, सी इम्प्रूव द हीट डिसिपेशन, या फिर प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा इम्प्रूव द हीट डिसिपेशन, हमारे हीट डिसिपेशन में वर्क करता है, हेल्प करता है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है रोटेशन का, हमारे नोड का हीट डिसिपेशन में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है हमारे हीट डिसिपेशन को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज टू प्रोड्यूस केवीपी, कौन सा ट्रांसफार्मर हमारा इंक्रीज करता है वोल्टेज हमारा केवीपी प्रोड्यूस करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा केवीपी के लिए यूज होता है, हाई केवीपी के लिए, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा फिलामेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटोमेटिक एक्सपोजर जो कंट्रोल होता है उसका प्राइमरी कंट्रोल क्या होता है, किसमें वर्क करता है, एमएमए, केवीपी में, या फिर एक्सपोजर टाइम में, या फिर फिल्ट्रेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे एक्सपोजर टाइम में वर्क करता है हमारा एईसी, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इंक्रीजिंग ओआईडी क्योज, हमारा जब ओआईडी इंक्रीज करते हैं तो वो क्या क्योज करता है, इंक्रीज शार्पनेस, डिक्रीज मैग्निफिकेशन, इंक्रीज्ड मैग्निफिकेशन, या फिर इंक्रीज्ड बीम हार्डनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज्ड मैग्निफिकेशन। अगर ओआईडी इंक्रीज होगा तो हमारा मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होगा। द फैक्टर दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स द कॉन्ट्रास्ट, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे कॉन्ट्रास्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, एमए, केवीपी, एसआईडी, या फिर ग्रिड रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवीपी। केवीपी हमारा जो इफेक्ट होता है कॉन्ट्रास्ट का इमेज का, उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्वांटम मोटल ऑकर मेनली ड्यू टू, क्वांटम मोटल किसके थ्रू हमें देखने को मिलता है मेनली, टू हाई एमएस, टू लो एमएस, टू हाई केवीपी, या फिर एक्सेसिव फिल्ट्रेशन। क्वांटम मोटल हमें ड्यू टू लो एमएस के थ्रू देखने को मिलता है, जब हमारा एमएस लो होगा तो क्वांटम मोटल ऑकर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इंक्रीजिंग एसआईडी रिजल्ट, अगर हम एसआईडी इंक्रीज करेंगे, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मोर मैग्निफिकेशन, लेस मैग्निफिकेशन, मोर ब्लर, या फिर मोर कॉन्ट्रास्ट। तो अगर हमारा एसआईडी इंक्रीज होगा, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो हमें लेस मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ इफेक्टिव डोज, इफेक्टिव डोज की यूनिट क्या होती है, तो इफेक्टिव डोज की यूनिट हमारी होती है सीवाट। एक मैंने यूनिट्स में भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्दी ही यूनिट्स पे भी एक वीडियो लाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इंक्रीजिंग एसआईडी रिजल्ट, अगर हम एसआईडी इंक्रीज करेंगे, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, मोर मैग्निफिकेशन होगा, लेस मैग्निफिकेशन होगा, मोर ब्लर होगा, या मोर कॉन्ट्रास्ट होगा। तो अगर हमारा सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारा लेस मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज द यूनिट ऑफ इफेक्टिव डोज, इफेक्टिव डोज की यूनिट क्या होती है, इफेक्टिव डोज की यूनिट होती है हमारी सीवाट। मैंने यूनिट्स में भी अलग वीडियो बना रखी है, सेपरेट वीडियो, और मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात
बात करेंगे द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल्स, कौन से हमारे मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होते हैं, तो हमारे कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे द सेफेस्ट पोजीशन ऑफ अ रेडियोग्राफर ड्यूरिंग द पोर्टेबल रेडियोग्राफी इज, पोर्टेबल रेडियोग्राफी के समय कौन सी सबसे ज्यादा सेफ पोजीशन होती है हमारे रेडियोग्राफर के लिए। ए इज 1 मीटर फ्रॉम पेशेंट एट 45 डिग्री टू बीम, बिहाइंड द लेड बैरियर, या फिर एट द हेड ऑफ एंड ऑफ टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहाइंड द लेड बैरियर। जो हमारे लेड के बैरियर होते हैं, सेकेंडरी बैरियर होते हैं, उनके पीछे रहना चाहिए रेडियोग्राफर को ड्यूरिंग द पोर्टेबल रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे द एपी चेस्ट प्रोजेक्शन इज नॉट प्रिफर्ड बिकॉज, एपी का चेस्ट प्रोजेक्शन प्रिफर्ड क्यों नहीं किया जाता। ए एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट शेडो, बी इंक्रीज एसआईडी, सी इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, या फिर बी डी बीम डिफरेंस रिड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए विच इज एनलार्ज्ड हार्ट शेडो। अगर हम एपी करते हैं तो हमारा जो हार्ट का शेडो होता है वो बहुत एनलार्ज दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे द ट्यूब एंगल फॉर एन एपी एक्सियल स्कल, हमारा जो ट्यूब का एंगल होता है एपी एक्सियल स्कल का वो क्या होता है। ए 0 डिग्री, बी 15 क्यूडल, सी 30 to 35 क्यूडल, या फिर डी 45 सेफलिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी 30 to 35 क्यूडल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे विच रेक्टिफायर इज मोस्टली कॉमन यूज इन मॉडर्न एक्सरे जनरेटर, कौन से रेक्टिफायर जो कि मोस्टली कॉमन देखने को मिलता है हमारे एक्सरे जनरेटर में आजकल, विच इज वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर, गैस रेक्टिफायर, एल्यूमिनियम रेक्टिफायर, या फिर सॉलिड स्टेट सिलिकॉन। तो कौन सा देखने को मिल रहा है आजकल मोस्टली कॉमन होता है हमारा सॉलिड स्टेट सिलिकॉन रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं द प्राइमरी रीजन एन ऑटो ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड टू सप्लाई फिलामेंट करंट इज बिकॉज, हमारा जो प्राइमरी रीजन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को क्यों यूज नहीं करते हमारे सप्लाई के लिए फिलामेंट के करंट के लिए, क्योंकि प्रोड्यूस एसी हैज अ सिंगल वाइंडिंग या कैन नॉट बी प्रोवाइड हाई करंट कॉज ऑफ वोल्टेज रिपेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक सिंगल वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग ऐसे देखने को मिलते हैं हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे इन अ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर रेक्टिफिकेशन ऑकर, हमारे जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स में रेक्टिफिकेशन कैसे ऑकर होता है आफ्टर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिफोर द फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, एट लो वोल्टेज बिफोर द इन्वर्जन, या फिर एट हाई वोल्टेज आफ्टर इन्वर्जन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी विच इज एट लो वोल्टेज बिफोर द इन्वर्जन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे इन द फिलामेंट करंट इंक्रीज व्हाइल द केवीपी रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फिलामेंट में करंट इंक्रीज हो रहा है बट हमारा केवीपी कांस्टेंट होगा, तो क्या रिजल्ट करेगा, इंक्रीज बीम क्वालिटी, या फिर इंक्रीज बीम क्वांटिटी, इंक्रीज बीम पेनिट्रेशन, या फिर डिक्रीज एक्सपोजर टाइम। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हमारा बीम का क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा फिलामेंट में क्या हो रहा है सिर्फ करंट इंक्रीज हो रहा है, हमारा एमए इंक्रीज हो रहा है, एमएएस इंक्रीज हो रहा है which is मिली एम्पियर सेकेंड, हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हमारी क्वालिटी को वो क्वांटिटी में इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज इन द फिलामेंट करंट इंक्रीजिंग व्हाइल द केवीपी रिमेन्स कांस्टेंट, रिजल्ट क्या करेगा, हमारा क्या हो रहा है करंट इंक्रीज हो रहा है फिलामेंट में बट केवीपी क्या कांस्टेंट है, क्या इंक्रीज होगा, रिजल्ट क्या करेगा, इंक्रीज बीम क्वालिटी, इंक्रीज बीम क्वांटिटी, इंक्रीज बीम पेनिट्रेशन, या फिर डिक्रीज एक्सपोजर टाइम। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इंक्रीज बीम क्वांटिटी, हमारी बीम की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा क्योंकि एमए इंक्रीज हो रहा है, केवीपी कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 assertion and reason, assertion is high frequency generator are smaller in size, it is correct। जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं वो स्मॉलर इन साइज एंड वेट होता है, अफोर्डेबल होता है, चीपर प्राइसेस होता है उनका मोस्टली। रीजन इसमें तो दिया गया ट्रांसफार्मर साइज डिक्रीज एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, साइज डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बोथ आर करेक्ट एंड बेसिकली रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ए। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।